रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। न्यूज रूम लाइव में हम तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बताते चले मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा भी मेरे साथ हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि न्यूज रूम लाइव में अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ कि आखिरकार सुर्खियों में क्या कुछ है। तो उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देश और दुनिया के अंदर हालात बने हैं, लेकिन सबसे पहली खबर आपको दिखाएंगे कि चुनावों को लेकर सरगर्मियां किस तरह से है। बड़ी अपडेट आपको दिखाते चले, 3 राज्यों के अंदर आज चुनाव होना है, जिसमें केरल, असम और पुडुचेरी की बात हो रही है। 296 सीटों पर यह विधानसभा का चुनाव आज हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां होने वाली हैं और इन चुनावी रैलियों में दमखम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे और उम्मीदवार के पक्ष में वोट हो इसके लिए जनता को आह्वान करेंगे। आगे बढ़ जाएगी और एक और बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, जहां पर आप देखिए महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि संसद के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा महिला आरक्षण का उठाया गया था और ये बताया गया था कि 33% आरक्षण को लेकर जो काम होना चाहिए उस पर सहमति बनना जरूरी था। ये भी बताते चले, लगातार आप देखिए जिस तरह से 273 सीटें महिलाओं के लिए बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये मंजूरी दे दी गई है, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि देश में अभी भी बारिश का कहर जो है वो जारी है और कई राज्यों में बारिश को लेकर, ओलावृष्टि को लेकर और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम की सूरत हाल क्या कुछ रहने वाले हैं और कहां पर कितना असर दिखेगा ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के साथ, ट्रंप की खबर आपको दिखा देंगे कि ईरान को लेकर एक बार फिर से बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। दूसरी तरफ कल आपने देखा कि सीजफायर का उल्लंघन करने की बात सामने आई, जिसमें लेबनान के हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इजराइल की तरफ से की गई, क्योंकि ईरान के अंदर यहाँ जश्न तो जरूर मनाया गया, लेकिन ताबड़तोड़ कार्रवाइयां अभी भी ईरान जो है वो झेलने को मजबूर है। तो चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की बड़ी खबर के साथ ही। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 राज्यों के अंदर लगातार चुनाव प्रचार जो है वो पहले शुरू हुआ, लेकिन आज वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें राज्यों की 296 सीटों पर वोटिंग हो रही है और एक एक करके वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है। असम, केरलम, पुडुचेरी में सिंगल फेज में मतदान हुआ है। केरलम के सीएम पिनराई एक्टर मोहनलाल ने भी वोट डाला है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने मतदान की अपील की है। कहा जा रहा है कि पहली बार वोट डालने के लिए जो है वो कहा है कि प्रगति के लिए वोट डालें और जनता के मुद्दों को लेकर और विकास को लेकर एक की पॉइंट बनाकर जो है वो जनता बाहर आए और तमाम बूथों पर अपने वोट यानी कि अपना मताधिकार जो है वो यूज करें। फिलहाल इस हवाले से अगर बात की जाए, सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग जो है वो एक एक करके बाहर आना शुरू हो रहे हैं। जैसे ही दिन आगे बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि आज के मतदान के बाद जब मतगणना होगी तो कुर्सी पर कौन बैठेगा और मुख्यमंत्री का ताज किसके हाथ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज जानना जरूरी है। सुबह 9 बजे तक लगातार वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ गई। अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अपडेट है, क्योंकि पुडुचेरी में 17.41% मतदान अभी तक हो पाया है। 16.23% मतदान केरल में हुआ है और असम में 17.87%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली फिगर को अगर हम देखें तो 18% मतदान यहाँ पर असम के अंदर हो गया है। और असम में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आप देखिए किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि लोकप्रियता जो विश्व शर्मा की है उसे कांटे की टक्कर गौरव गोगोई दे पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि 3 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, जिसमें पुडुचेरी, असम और केरल की बात हो रही है। पुडुचेरी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ राज्य के दर्जे को लेकर बात की गई और उसके बाद ये कहा गया कि ईमानदार शासन आपको मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ रोजगार का जो बड़ा मुद्दा बना हुआ था इसमें खुलकर युवाओं को वोट करने की अपील की गई। लेकिन इसके बाद अगर आपको केरल की तरफ लिए चले तो केरल में भी वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, जिसमें सुबह 9 बजे तक का 16.23% मतदान जो है वो अभी तक हो चुका है। लेकिन केरल के अंदर लगातार आप देखिए एलडीएफ, यूडीएफ और भारतीय जनता पार्टी, यानी कि तीनों की कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के मूड में नहीं है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की पूरी तरह से कवायद को तेज कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस क्या वहां पर अपना पूरी तरह से जो जनाधार है वो बढ़ाने में कामयाब होगी या नहीं?
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात इस दौरान यही देखने वाली है कि वोट तोड़ा किस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर पार्टीज जिस तरीके से सामने आई और तमाम चुनावी रैलियां की, उसके बाद आज जनता समर्थन किसे देती है और किस पर यकीन करती है, ये बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से सामने आए, लेकिन बड़ी बात ये कि किसको समर्थन देने के लिए अब जनता आई है। आज की वोटिंग जो है वो तमाम चीजों पर निर्भर करेगी कि पिछले सालों में, जो बीते सालों में दिन गए हैं, उनमें जनता ने क्या कुछ किया है। ये तमाम 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं सुबह सवेरे से, जो हम आपको बता रहे हैं कि वोटिंग जो है हो रही है। असम, केरल और पुडुचेरी, ये तीनों जगहों पर आप देख सकते हैं बूथों पर लोग जो है वो पहुंचे हुए और खचाखच वोटिंग करने के लिए, और काफी उत्साह, खास तौर पर युवा वोटर्स की अगर बात करें तो वो भी इस बार बढ़ चढ़कर बाहर आए हैं और लगातार ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि उनके इस वोट की वैल्यू क्या कुछ है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तमाम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़े चेहरे, जहां पर असम की अगर बात करें, केरल की बात करें, हर एक जगह पर एक एक करके लोग जो है वो बूथ पर पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है और अब चुनावी जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। तो असम चुनाव 2026 की अगर हम बात करें तो देखिए 35 जिलों में चुनाव होना है, लेकिन असम में कुल वोटर 2.50 करोड़ है, जिसमें आधी आबादी पुरुष और महिलाओं की है, क्योंकि 1.25 करोड़ पुरुष हैं, 1.25 करोड़ पुरुष के साथ साथ महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर भी वहां पर मौजूद है। लेकिन युवा वोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो उनसे अपील की गई है कि जेनजी को भारी तादाद में बाहर आना चाहिए और बढ़ चढ़कर वोट करना चाहिए। 2021 के समीकरण को लेकर अगर हम बात करें असम की, तो वहां पर 33.6% वोट प्रतिशत जो है वो हासिल किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार असम के अंदर चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम नजर यहां पर घुमा देते हैं केरल की तरफ, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की वोटिंग प्रतिशत को अगर हम देखते हैं असम के, वहां 30% वोट शेयर के साथ कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन सत्ता से बहुत दूरी उन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि सत्ता में काबिज नहीं हो पाई, क्योंकि 3% का जो वोट शेयर का आप देखिए आंकड़ा, कांग्रेस यहां पर पीछे रह गई। इस बार यह है कि कांग्रेस चाहती है कि हम यहां पर सत्ता परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ जाएं और एक बड़ा नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने पासपोर्ट के मुद्दे को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा को यहां आपकी जिस तरह से घेरने की कोशिश हुई, लेकिन उसका पलटवार करते हुए पूरी तरह से बिस्वा शर्मा की पत्नी ने भी आप देखिए आरोप लगा दिए। अब यहां पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें पवन खेड़ा पर एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब बैकफुट पर आ गई है। अब सवाल यहां पर यह है कि केरल के अंदर की अगर हम बात करें, यूडीएफ, एलडीएफ और कांग्रेस, बीजेपी, 4 पार्टियां अब इस वक्त केरल के अंदर चुनावी मैदान में, लेकिन वर्चस्व लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए मैदान में उतरी हुई है। लेकिन अब इस बार वोटिंग प्रतिशत को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यूडीएफ और एलडीएफ ये दावा कर रही है कि वो सत्ता में एक बार फिर से काबिज होगा, लेकिन अब यहां पर एक बार फिर से सत्ताधारी जो पार्टी है वो चाहती है कि दोबारा से रिपीट यहां पर सरकार हो, क्योंकि जनता के भरोसे पर उन्होंने काम किया है, दावे जो किए गए थे उस पर काम किया गया है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आ जाती है कि पुडुचेरी को लेकर, जहां रंगस्वामी की सरकार चल रही है, लेकिन अब एएनआरसी की जो सरकार है गठबंधन की बीजेपी के साथ मिलकर, अब यहाँ पर क्या वो सरकार रिपीट होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पुडुचेरी और असम के अंदर चाहती है कि उनकी सरकार बने, लेकिन वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो अपने वोट शेयर को बढ़ाने की कोशिश है, सीटों को बढ़ाने की कोशिश केरल के अंदर है। तो तमाम 3 राज्यों के अंदर आज जो चुनाव चल रहा है, अलग अलग जगहों पर वोटिंग हो रही है, सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ ही वोटिंग प्रतिशत 60 सीटों की अगर हम बात करें तो 33.2% यहाँ असम में रहा। कांग्रेस में 29 सीटों पर यहाँ वोट प्रतिशत 29.7%, फिर अन्य के पास 37 सीटें थी जिसमें वोट प्रतिशत 37% रहा। चलिए आपको बताते चले कि जिस तरह से असम, केरल और पुडुचेरी के अंदर चुनाव चल रहा है, गौरव गोगोई ने भी अब सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि हमने जो तमाम मुद्दे सामने रखे हैं, असम के अंदर उस पर काम नहीं हुआ है, क्योंकि असम के अंदर बाढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि बाढ़ जो हर साल आ जाती है, लोगों के मुआवजे को लेकर सरकार ने कितना काम किया, उसके बाद यहाँ पर भ्रष्टाचार पर कितना काम हुआ। तीसरी तरफ अगर नजर घुमाई जाए तो घुसपैठियों का एक बड़ा मुद्दा असम के अंदर है, क्योंकि बांग्लादेशी सीमा वहां पर लगती है और उसके साथ ही बांग्लादेश से जो लोग वहां पर पहुंचते हैं वो किस तरह से वोट बैंक में तब्दील हो जाते हैं, वहां पर आकर यहाँ देखिए दबंगई किस तरह से होती है। ये तमाम बड़े मुद्दे असम के
अंदर है। लेकिन इसी के साथ आप देखिए अब चुनावी सरगर्मियां जिस तरह से तेज है, क्योंकि दो ही राज्य बच गए हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, वहां पर भी चुनाव होना है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट तनुज दीक्षित ही राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत तनुज जी। और एडवोकेट राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी राकेश जी। राकेश जी, आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से असम की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, विश्व शर्मा की लोकप्रियता को देखते हुए जनता वोट तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। 30% वोट शेयर के साथ 2021 में उन्होंने अपनी कामयाबी दिखाई भी थी और चुनावों के दौरान प्रदर्शन भी किया। इस बार के समीकरण को कैसे देखते हैं? जी देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हेमंत जी की जो बात कर रहे हैं ये कांग्रेस से आए हुए हैं, ठीक है। तो ये और इनकी लोकप्रियता पहले भी थी, कांग्रेस के टाइम में भी थी, तो उसको बीजेपी ने इनकैश किया और दूसरे टर्म में जब बीजेपी की दूसरी बार सरकार बनी तो इनको वो लेके आए। और ये क्या है कि ये बड़े वोकल मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, और ये ऑब्वियसली लोकप्रिय हैं। और अभी तो आप देख रहे हैं कि कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है और इनका फायदा बीजेपी को मिलता तो दिख रहा है। लेकिन वहाँ जो टक्कर है बिल्कुल कांटे की है, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपने पार्टी संगठन को कंसोलिडेट किया है, ये दिखता नजर आ रहा है। और कांग्रेस भी टक्कर में है, कांग्रेस को बिल्कुल इस बार तो नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अब देखते हैं। और लास्ट मोमेंट पे जो ये कंट्रोवर्सीज हुई हैं, अब जनता ने इसको कैसे लिया है, पासपोर्ट की बात, भ्रष्टाचार की बात, ये पुलिस भेजा गया और ये सारा चीज हो रहा है, तो आप हमें ये देखना पड़ेगा कि जनता बड़ी सजग है, वो सारी डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। अब लास्ट मोमेंट में ये फायदा किसको जाता है? ये हेमंत विश्वकर्मा जी को मिलेगा, विश्व शर्मा जी को मिलेगा इसका सिंपैथी कि भाई उनके साथ कांग्रेस गलत कर रही है, या कांग्रेस को मिलेगा कि कांग्रेस ने एक सही मुद्दा उठाया है भ्रष्टाचार का? ये भी देखने को मिलेगा। तो अब ये है। और बाकी वहाँ के जो और मुद्दे हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ये दावा पेश किया है कि पिछले 10 सालों से उन्होंने तो शक्ल ही और सूरत ही बदलती है असम की। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने काम किया, पारदर्शी तरीके से हर डिपार्टमेंट के अंदर काम चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए हमने काम किया है। फिर उन्होंने कहा कि व्यापार मैंने ला दिया है, निवेश को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। जी 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 नहीं, कुछ काम तो खैर होता ही है। अगर स्टेट है, सेंटर उनके साथ है, बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार है, तो काम तो होगा, काम तो हुआ है। लेकिन साथ में अगर वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है, उनके खुद के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ये आज पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने लगाया, ये इसका इतिहास रहा है भ्रष्टाचार का, वो आपको भी पता है। तो ये चीजें हैं। अब इसको जनता कैसे ले रही है, ये देखना पड़ेगा। और वहाँ डेवलपमेंट हुआ है असम में, ये सब हर कोई जान रहा है। तो असम को जानता है, वो जान रहा है कि पहले केरल की तरफ चलते हैं। एलडीएफ, यूडीएफ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन एलडीएफ दावा कर रही है कि हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। यूडीएफ के साथ तो कांटे की टक्कर है। आप इस समीकरण को कैसे देखते हैं केरल के अंदर? जी, सवाल मुझसे है? तनुज जी से। आप ही तनुज जी। हाँ, बोलिए। ये सवाल मुझसे है जी तनुज दीक्षित जी। देखिए, निश्चित रूप से जी केरला के अंदर जिस तरीके से हमने देखा, एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ, दोनों की जो है हमेशा से पावर बराबरी से बनी हुई है। कुल मिलाकर के अगर हमने देखा तो एलडीएफ और यूडीएफ की टक्कर के आगे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व अभी तक केरला में दिखाई नहीं देता है। इसीलिए केरला में पहली बार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने खुद कमांड संभाली और एक बेहद ही हाई लेवल का प्रचार उन्होंने शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इस बार केरला में देखने को मिल सकता है। कुछ सीटें हम विधानसभा में मानेंगे कि केरला में भारतीय जनता पार्टी भी अपना खाता खोलेगी और निश्चित रूप से इस बार केरला में सरकार बनाने का तो दावा मुश्किल है, लेकिन कमल जरूर वहां पर केरला में खिलेगा। जी लेकिन तनुज जी, अब सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि केरल की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, और वो हमेशा रिपीट करती है सरकार को, और मौका उस सरकार को देती है जो दावे करती है और उसे पूरा करने का अब आप देखिए हिम्मत भी रखती है, और वो दावों में कितना खरा उतरती है इसका आंकलन भी होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो एलडीएफ दावा कर रही है उस पर जनता अपनी सहमति दे पाएगी? देखिए आशा जी, अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से लगातार देश में
कई सारे वादे किए और मोदी सरकार उन वादों पर खरी भी उतरती नजर आती है। ऐसे में कहीं ना कहीं केरला के लोग इस बात से अछूते नहीं है कि केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, किस तरीके से किए हैं। तो ये चीज ठीक है बेहद दिलचस्प है। केरला के तनुज लोग जी, मैं पढ़े आपको लिखे रोकना हैं, चाहूंगी यहाँ समझदार पर, हैं। पुडुचेरी वो की ओर भी चलेंगी, लेकिन उससे पहले गौरव गोगोई की तरफ से क्या बड़ा बयान जारी किया गया है वो आपको दिखाते चले। देखिए, गौरव गोगोई लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव गोगोई समेत कई दिग्गजों ने वोट डाल दिया है और साथ ही बताते चले कि मां के साथ यहाँ पोलिंग बूथ में पहुंचे हुए हैं। और इसको बताते चले, यहाँ पर आप देखिए किस तरह की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया। असम के लिए महत्वपूर्ण दिन है। गौरव गोगोई बिल्कुल, यहाँ पर असम के मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो तमाम बड़े बयान जो है वो गौरव गोगोई की तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जनता के चेहरे पर मुस्कान दिखी है, ये कहा जा रहा है मतदान के बीच नेता जो है अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। खैर, वो हर कोई पार्टी करती है। और इस बीच आप सुनिए कि क्या कुछ कहना है गौरव गोगोई का, क्योंकि लगातार कई मुद्दे ऐसे उन्होंने संसद में भी उठाए हैं असम के, और इस बीच अब काफी दावे अपनी जीत के करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। असम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। असम के लोग असम के भविष्य के निर्णायक भूमिका लेने वाले व्यक्ति समाज आज आगे आए हैं और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि जब मैं पिछले लोकसभा चुनाव में वोट देने आया था तो मैं उस समय मेरी माताश्री मेरे साथ नहीं थी। उनके स्वास्थ्य के कारण वो उस समय लोकसभा में अनुपस्थित थी और आज मेरे साथ वो आज उपस्थित है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको वोट देने का अवसर भी मिला। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मान्यता रखती है। सर, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अपनी जीत को लेकर? देखिए, लोग के बीच में जो लोगों के बीच में जो उनकी मुस्कान देख रहा हूँ, लोगों के आंखों में जो आशा देख रहा हूँ, लोगों की आवाज में जो बुलंदी आ रही है, लोग जिस प्रकार से निर्भय होकर अपनी बात रख रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है एक सशक्त सबल। चलिए, तो फिलहाल गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे, जहां वो कह रहे हैं कि मैं अपनी मां के साथ पहुंचा हूं, लेकिन फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो इस बार बदलेंगी जरूर। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो तो 4 मई का रिजल्ट बताएगा, लेकिन केरल चुनाव 2025 को लेकर अपडेट आपको दे देते हैं, जिसमें 14 जिले हैं, 140 सीटें हैं, बहुमत 71 का आपको चाहिए। जनरल वहां पर 124 सीटें हैं, 14 सीटें एससी के पास हैं, 2 सीटें एसटी के पास है। अब यहाँ पर आप देखिए टोटल कुल मिलाकर समीकरण जो है वो केरल का है। अब यहाँ पर कितने प्रतिशत वोटों को लेकर खेल होता है, क्योंकि एलडीएफ ये दावा कर रही है कि हम सरकार में आएंगे वापस से, यूडीएफ कह रहे हैं कि नहीं हम सरकार बनाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमें सिर्फ अपने वोट शेयर को बढ़ाना है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं हम अपने वोट शेयर को यहाँ पर बढ़ाएंगे और सत्ता में काबिज भी होंगे। लेकिन उसके साथ ही आप देखिए केरल के अंदर जो समीकरण बना हुआ है वो किस तरह का नजर आ रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि केरल में अगर 2026 की बात की जाए तो जिले 14 है, सीटें 140 और बहुमत जो है वो 71 मिला है। यहाँ पर बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। इस बीच जनरल की अगर बात करें 124 सीटें हैं, एससी की 14 है और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो 2 है। ओवरऑल केरल की अगर बात करें तो फिलहाल 70 साल में ये कहा जा रहा है कि पहली बार कोई सीएम हैट्रिक मारने के लिए जो चुनाव है वो तीसरी बार कुर्सी के लिए लड़ रहा है और 70 सालों में ये पहली बार हुआ है। और केरल चुनाव 2026 की अगर बात की जाए तो 2.70 यानी कि 2,70,00,000 वोटर जो है वहां पर है और ये पूरा आंकलन जो है वो बनता है, जहां पर पुरुष आपको बता दें कि 1,31,00,000 के आसपास है और साथ ही साथ महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,38,00,000 और यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफी ज्यादा है, 4.5 लाख के आसपास फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो बताए जा रहे हैं। युवा वोटर्स जो है वो बताए जा रहे हैं। 85 साल के ऊपर की बात की जाए तो 2.5 लाख वोटर वो भी है। और इस बीच तमाम ये वोट्स जो है अब डिपेंड करेंगे कि आखिरकार कुर्सी किसके हाथ में होगी। तो एलडीएफ दावा कर रहा है कि झूठा प्रचार तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है केरल के अंदर और सरकार हम ही बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस भी दावा कर रही है कि जिस तरह से एलडीएफ ने काम किया है वो नाकाफी साबित हुआ है ग्राउंड पर। चलिए, लेकिन आपको दिखाते चलें कि एलडीएफ के पास 99 सीटें थी, जिसमें वोट प्रतिशत के हिसाब से 45.4% वोट शेयर, और यूडीएफ की अगर हम बात करें जो कि कांग्रेस के साथ है मिलकर 41 सीटों पर थी और वोट प्रतिशत 39.1%। अन्य के पास 6 और वोट प्रतिशत भी 15%। लेकिन अब जिस तरह से एलडीएफ की सरकार वहां पर है और 99 सीटों पर वो काबिज है, क्या वापसी वहीं पर होगी एलडीएफ की? ये बड़ा सवाल था। लेकिन पैनल की ओर बढ़ जाते हैं।
तनुज जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। पुडुचेरी की बात कर रहे थे, पुडुचेरी के अंदर किस तरह का समीकरण आप देख रहे हैं? क्योंकि नशाखोरी, भ्रष्टाचार, फिर ये कहा गया कि जो हम दावा कर रहे हैं सरकार वो पूरा करेंगे, लेकिन कागजी कार्रवाई जो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए थी वो अब नहीं हो रही है और कागजी धांधली भी नहीं चलेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा तो राज्य का दर्जा, स्टेटहुड। देखिए, स्टेट का जो डिमांड है, खास करके पुडुचेरी जो राज्य है उसको स्पेशल स्टेट का दर्जा चाहिए, और ये मांग उस राज्य की लगातार बनी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो एक, क्योंकि देखिए बीजेपी का एक अलग ओरिएंटेशन है और बीजेपी का पुडुचेरी में सरकार बनाना एक संभव नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से असम में भी हमने देखा हेमंत विश्व शर्मा ने जिस हिसाब से अपनी सरकार चलाई, और बीजेपी की जो गवर्नमेंट, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट हम कहेंगे आसाम में, काफी सारे मतलब उससे संबंधित राज्यों में कई तरीके के अलग अलग राजनीतिक मामले देखने को मिले, उसके बावजूद असम में अपने आप में सरकार स्थापित रही। ऐसे में पुडुचेरी में भी सरकार, क्योंकि कांग्रेस का अपने आप में वहां पर काफी दबदबा है, लेकिन इस बार भाजपा का कमल पुडुचेरी में भी मजबूती के साथ दिखाई देता है। 30 सीटों की विधानसभा यहाँ पर चुनाव हो रहे, विधानसभा है 30 सीटों को लेकर, 16 का आपको आंकड़ा चाहिए और 16 सीटें यहाँ बीजेपी के साथ AINRC मिलकर वहां पर जीत गई और उनकी सरकार वहां चल रही थी। लेकिन रंगासामी ने जिस तरह से वहां पर काम किया, आपको लगता है कि रिपीट इस बार होगा या फिर जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है वो यहाँ पर बाजी मारेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो दावा कर रही है कि भाई आपको तो राज्य के दर्जे के लिए बोला था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है और हम इसे पूरा करेंगे। तो जनता क्या वापस बीजेपी और गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ जाना चाहेगी या फिर वहां कांग्रेस की तरफ पलड़ा आपको भारी लग रहा है आंकलन के तौर पर अगर देखा जाए? निश्चित रूप से मेरे आकलन से पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये जो दबाव है और ये जो एक राजनीति का हिस्सा है वो जनता समझती है। केवल स्पेशल राज्य का दर्जा सबसे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता, उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जो राज्य के लिए मायने रखते हैं। जी अच्छा, अगर अब हम तीनों राज्यों को लेकर ओवरऑल चर्चा करते हैं राकेश जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है, मल्लिकार्जुन एक बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि झूठ की राजनीति है, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, तीनों राज्यों का अगर आकलन करें, तानु जी एक सेकंड वेट कीजिए, राकेश जी तो ये तो अगर चल रही है तो चल रही है, ये तो आज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि तीसरा टर्म सेंटर में कर रही है और असम में उनका भी तीसरा टर्म होने वाला है। अगर देखें तो ये अगर जनता को प्रोपेगेंडा की राजनीति सूट कर रही है तो ये चल रहा है। तो ये कांग्रेस को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा की राजनीति करके जनता को लुभा के ले जा रहे हैं, तो ये तो चलेगा नहीं। ठीक है, ग्राउंड पे तो ये नहीं चलने वाला। बाकी जहां तक केरल की बात है तो मैं केरल पे ये कहना चाहूंगा कि केरल में कहीं ना कहीं यूडीएफ जो है उन्होंने स्थानीय चुनाव में जो हुए हैं इससे पहले उसमें ठीक किया है, लोकसभा में भी ठीक किया है, तो वहां थोड़ा सा एक रोशनी दिखती है कि कांग्रेस को के साथ कुछ अच्छा हो सकता है। बाकी असम में कुछ कह नहीं सकते। जहां तक पुडुचेरी की बात है तो पुडुचेरी में रंगास्वामी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। जब भाजपा की बात है तो भाजपा सपोर्टेड ही है, ये वहां एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, क्योंकि वहां पुडुचेरी में जो सरकार बनी थी इसका पूरा प्लैंक जो आधार था यही था कि इसको राज्य का दर्जा मिलेगा। राज्य का दर्जा जब आप सेंटर में हैं खुद और स्टेट में भी आपके सहयोग से सरकार चल रही है, फिर भी अगर राज्य का दर्जा नहीं मिला तो ये कहीं ना कहीं राकेश जी, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा तो लेकर आती है लेकिन उसे बुनाने में कामयाब नहीं होती है? SIR का बड़ा मुद्दा लेकर आई थी लेकिन कितना बुना पाई बिहार के चुनावों में। अब यहाँ पर पुडुचेरी की बात हो रही है, केरल की बात हो रही है, असम की बात हो रही है, जिसमें भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा वो लेकर आ गई है, फिर कह रही है कि पारदर्शी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। हाँ देखिए, बिहार का थोड़ा समीकरण अलग है कि बिहार में कांग्रेस तो उनका कोई आधार वहां था नहीं, वो केडर बेस्ड समीकरण की बात ही नहीं कर रही हूँ ना राकेश जी, मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ। मेरा सवाल नहीं सुना आपने। मैंने कहा कि जब कांग्रेस सवाल लेकर आती है, मुद्दा लेकर आती है, उसे बुना नहीं पाती है जनता के बीच में। तो भुनाने के लिए भी कोई आधार चाहिए ना आपको। एक कोई ऐसे ही आप लेके किसी ऐसे स्टेट में चले जाएगा, बीजेपी भले लाख मुद्दा लेके आ जाए, केरल में उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है क्योंकि एक आधार नहीं है वहां।
तो अगर मुद्दा लेके आएंगे वो आप ऐसे स्टेट में जहां आपका कोई आधार है, आसाम में मुद्दा लेके आएंगे कांग्रेस, अगर वो ढंग से बुना पाएगी गौरव तो वो गोगोई को देखेंगे मैदान रिजल्ट में में उतारने के आएगा। पीछे की स्ट्रैटेजी कांग्रेस की समझ में आती है, लेकिन क्या वो हेमंत बिस्वा शर्मा की लोकप्रियता को काट पाएंगे? हाँ नहीं, अभी तक तो काटते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे नहीं दिख रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का जो, क्योंकि देखिए असम के मुद्दे थोड़े अलग हैं। असम का जो हेमंत बिस्वा शर्मा का जो एक फिगर है, जो उनकी शख्सियत है, जिसमें कि मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, हिंदुत्व के साथ हैं और घुसपैठिए के खिलाफ है, तो ये एक समय की बड़ी मांग थी और ये सूट करता है असम को। वहाँ ये कहीं ना कहीं इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा मुद्दा लेके आए भ्रष्टाचार का। ठीक है, भ्रष्टाचार को भी ढंग से स्टेब्लिश नहीं कर पाई। ठीक है, ये तनुज जी को ले आइए प्लीज। तनुज जी, ये बताइए कि जो असम के अंदर इस वक्त समीकरण बना हुआ है, तमाम मुद्दे वहां पर रखे गए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रखा गया कि बाढ़ के दौरान जो लोगों को परेशानी होती है, उस बाढ़ से निजात दिलाने के लिए सरकार ने क्या काम किया? तनुज जी हैं क्या हमारे साथ? राकेश जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बाढ़ का मुद्दा सबसे बड़ा गिनाया गया असम के अंदर। जी हाँ, और इसमें सरकार ने बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म किया। ये भी एक है कि बाढ़ के मुद्दे में, क्योंकि आप जब क्या होता है कि जब आप पॉपुलिस्ट मुद्दों को लेके आपको लगता है कि हमें इससे फायदा होगा, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं गवर्नेंस को पीछे छोड़ देते हैं। तो और लेकिन उसके साथ साथ बांग्लादेशी सीमा को लेकर भी बात हुई, फिर घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा था। रोकना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले, जहां पर असम, केरलम और पुडुचेरी के अंदर लगातार वोटिंग प्रतिशत को लेकर चर्चा गर्म हो चुकी है, क्योंकि एक एक करके वोटिंग प्रतिशत बढ़ती चली जा रही है। असम और केरल और पुडुचेरी के अंदर मतदान जारी है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं, महिलाएं पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपील युवाओं के लिए की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ये कहा गया कि जेनजी को भारी तादाद में बाहर निकलना चाहिए, और पीएम मोदी, खड़गे समेत यहाँ पर तमाम नेताओं की तरफ से बड़ी बातें रखी गई। लेकिन फिलहाल अभी भी मतदान वहां पर जारी है और कई पोलिंग बूथ पर आप देखिए किस तरह से भारी भीड़ उमड़ गई है। केसी वेणुगोपाल ने भी वहां पर वोट किया है। मेरी बिल्कुल दाईं तरफ आप तस्वीर देख सकते हैं कि केसी वेणुगोपाल वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपना वोट वहां पर कास्ट किया है। उनके साथ ही रजनीकांत ने भी अपना वोट किया है। यानी कि सवाल यहाँ पर यह है कि कुल मिलाकर वोटर्स अपने घरों से बाहर निकले हैं, वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन फायदा कितना भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को मिलेगा? लेकिन अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो एलडीएफ, यूडीएफ, बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस, केरल के अंदर, पुडुचेरी के अंदर बीजेपी, एआईएनआरसी और कांग्रेस के साथ अलायंस पार्टनर्स। लेकिन उसके साथ असम की तरफ अगर हम चल जाते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। वह सिर्फ 3% वोट शेयर की कमी है कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस क्या वहां पर अपना डंका बजा पाएगी, ये देखना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर फिलहाल ओवरऑल अगर बात की जाए, अभी सुबह से लगातार जो है वोटिंग चल रही है और लड़ाई है यहाँ पर। अगर बात की जाए साफ तौर पर पॉलिसीज को लेकर, किस तरीके से अब किस सरकार का रुझान ज्यादा जो है वो जनता के लिए, क्योंकि इस बार जनता जनार्दन है और स्मार्टली जो है हर एक पॉलिसी को जो है वो समझा जा रहा है। इस बीच फिलहाल आपको बता दें, पुडुचेरी चुनाव को लेकर खास तौर पर बात की जाए 2026 की, तो 4 जिले हैं जहां पर सीटें 30 और बहुमत 16, जहां पर जनरल की अगर बात की जाए 25 सीटें, साथ ही साथ एसटी 5 और एसटी 0 है। फिलहाल इस बीच आपको बता दें कि लगातार केरलम, तिरुवनंतपुरम में एक्टर्स जो है और साथ ही साथ बड़े नेता चेहरे जो है वो वोट डालने आ रहे हैं। और अभी तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो असम में 17.87% है, केरलम में 16.23% और पुडुचेरी में 17.41% जो है अभी तक वोट कास्ट हुआ है। और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा, जहां पर सीटों की लड़ाई को लेकर भी अगर बात की जाए तो अब देखना ये है कि क्या जो एनडीए और कांग्रेस है, दोनों में पुडुचेरी को लेकर अगर बात की जाए, क्या ये एक सिंबॉलिक लड़ाई है या फिर इसके पीछे अगर बात करें बैटल जो है वो किसी और चीज की नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पर वर्चस्व बनाना और आधार की जो बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं एक की पॉइंट रहेगा कि आखिरकार जनता किस तरफ रुख लेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 11 बजे तक की डिटेल अपने दर्शकों को दिखाते चलिए। देखिए अपडेट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि 11 बजे तक की अपडेट आ गई है, जिसमें 11 बजे तक असम में 38.57% वोटिंग हो चुकी है, केरल में 33.13% और पुडुचेरी में 36.90% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो यहीं से आप समझ लीजिए कि 9 बजे तक के आंकड़े को इस वक्त 11 बजे किस तरह से लोग पार कर चुके हैं, एक एक करके अपने घरों से बाहर हैं, लेकिन लगातार वोटिंग प्रतिशत अपडेट कर दीजिए स्क्रीन पर भी, क्योंकि 38.57% वोटिंग यहाँ असम के अंदर हो गई है, केरल में 33.13
13% है और 36.90% वोटिंग हो चुकी है। 296 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग हो रही है, लेकिन असम, केरल और पुडुचेरी के अंदर पूरी तरह से आप देखिए सियासी सरगर्मियां तेज है। यहाँ पर आप देखिए वार पलटवार का सिलसिला तो है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। असम में 38% से ज्यादा मतदान हो चुका है, बम्पर वोटिंग पुडुचेरी के अंदर, और उसके साथ ही केरल में भी मतदान को लेकर लोगों के अंदर खासा उत्साह है। और अब यहाँ पर एक एक करके वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया है, जिसमें धर्मानगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में पहले 2 घंटों में 15.63% मतदान हुआ, जिसमें त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो आप देखिए लोगों ने किस तरह से बढ़ चढ़कर वहां पर भाग लिया है। निर्वाचन क्षेत्र के 46,000 से भी ज्यादा मतदाता उपयोग यहां पर अपने चुनाव का कर चुके हैं। उपचुनाव को लेकर अगर हम बात करें, लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं AK एंटनी वोट डालने पहुंचे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जिस तरह से पार्टी के MM हसन भी वहां पर मौजूद रहे। PM मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी, अपील की है जनता से कि भारी तादाद में बाहर आइए और वहां पर वोट कास्ट कीजिए अपना, क्योंकि PM की तरफ से केरल की जनता, असम की जनता और पुडुचेरी की जनता के लिए अपील की गई है कि भारी तादाद में बाहर निकलिए और जो मुद्दे आपके सामने रखे गए हैं उस पर काम होगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि एक्स पर पोस्ट यहाँ प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान शुरू होने के साथ ही मैं असम की जनता से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और मुझे आशा है कि राज्य की युवा और महिला मतदाता उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और इस चुनाव को लोकतंत्र और जन कर्तव्य का उत्सव मानकर ही सामने आएंगे। यानी कि बढ़ चढ़कर अपील की गई है। 2.5 करोड़ से भी ज्यादा आप देखिए किस तरह से मतदान होने की प्रक्रिया तेज की गई, लेकिन 2.50 करोड़ मतदाता असम के अंदर यहाँ अलग अलग नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे, क्योंकि आज उनकी किस्मत EVM में बंद होने वाली है। केरल के अंदर भी इसी तरह से आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, एक्स पर पोस्ट किया गया, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि केरल के नागरिकों से 2026 के विधानसभा चुनावों में भारी संख्या में मतदान करने का आह्वान मैं करता हूं। रिकॉर्ड तोड़ केरल की लोकप्रियता और लोकतांत्रिक भावना को और ज्यादा सशक्त बनाएगी। मैं विशेष रूप से राज्य के युवाओं और महिलाओं से आगे आकर भारी संख्या में मतदान करने का अनुरोध करता हूं। उसके साथ ही आगे बढ़ जाइए, क्योंकि पुडुचेरी को लेकर भी एक्स पर पोस्ट किया गया था, और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव शुरू होने के अवसर पर मैं सभी मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवाओं और महिला मतदाताओं के लोकतंत्र की प्रक्रिया को मजबूत करने की अपील करता हूं, और पुडुचेरी के भविष्य को आकार देने के लिए भी वोट मांगने की अपील यहां पर की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। रूपाली, जरा देखिए जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि कांग्रेस के हैं, उनकी तरफ से भी जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, और साफ तौर पर 2026 के विधानसभा चुनाव में असम में बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ये भी वो कहते हुए नजर आए। पिछले 10 वर्षों में असम की एकता को जानबूझकर कमजोर किया गया और इसके सामाजिक ताने बाने को तनावग्रस्त किया गया है, इसके संसाधनों का शोषण किया गया है और राजनीतिक लाभ के लिए झूठे नैरेटिव जो है वो फैलाए गए हैं। अब समय आ गया है कि असम के लोग एकजुट हो और साथ ही साथ अपने वोट की शक्ति से विभाजन, बहिष्कार और उदासीनता की राजनीति को परास्त करे, एकता, कल्याण और वास्तविक विकास का मार्ग चुने, अपना वोट असम में गौरव और भविष्य को पुनर्स्थापित कर सकता है। और साथ ही साथ विशेष रूप से ये तमाम बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से जो यहाँ पर सरकार रही उसने किस तरीके से बहिष्कार किया। साथ ही साथ बाकी चीजों को लेकर अगर बात की जाए, ओवरऑल एक नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही थी कि सरकार नैरेटिव सेट करती रही लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो अब वो वक्त आ चुका है कि जनता जो है अपना सही वोट डाले और सरकार जो है वो अपने लिए जो काम करे, उनके लिए विकास के लिए काम करे, उसे चुने ताकि एक बड़ा बदलाव जो है राजनीति में आ सके। ओवरऑल फिलहाल ये बड़ी बात जो है उनके लिए कही गई। केरल वासियों के लिए अगर बात की जाए, वहां पर भी जो है पोस्ट किया गया और ये कहा कि मेरे प्यारे केरल वासियों, आपने हमेशा शिक्षा, सम्मान और धर्मनिरपेक्ष मूल्य और सामाजिक न्याय को समर्थन किया है। आपने देश को प्रगतिशील सोच का सही अर्थ दिखाया है और अब एक बार फिर जिम्मेदारी आपके हाथों पर है, कंधों पर है। और पिछले कुछ वर्षों में
अपने बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक संकट और अनिश्चितता का सामना किया है। किसान, बागान और मजदूर, युवा और छोटे व्यवसायियों को लेकर, सभी को लेकर ये बात जो है अपने अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आए कि सभी ने एक ही सवाल पूछा है, राहत कहाँ है और अवसर कहाँ है। केरल की ताकत हमेशा से उसकी विविधता में एकता रही है और विभाजन या ध्यान भटकाने वाली बातों को इस ताकत को कमजोर ना करने दे। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में मतदान करें और ऐसी सरकार चुने जो लोगों की सुने, उनकी परवाह करे और उनके लिए काम करे। न्याय के लिए वोट करें, एक बेहतर केरल के लिए वोट करें। और साफ तौर पर ये तमाम बातें केरल की जनता को मल्लिकार्जुन कहते हुए नजर आ रही है। इसी बीच पुडुचेरी में भी चुनाव चल रहे हैं, मतदान हो रहा है, तो वहां पर भी जो पोस्ट है वो किया गया है एक्स पर, जहां पर कहा गया है कि पुडुचेरी के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज आपके लिए बाहर निकलकर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नशाखोरी, कागजी धांधली और आपकी भूमि एवं संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ मतदान करने का अवसर है। अब समय आ गया है कि राज्य का दर्जा मिले, रोजगार मिले, सुरक्षा मिले, ईमानदार शासन हो और प्रत्येक नागरिक को सम्मान मिले। अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने, पुडुचेरी की प्रगति को बहाल करने और जनता के लिए काम करने वाली सरकार को वापस लाने के लिए अपने वोट का उपयोग करें और परिवर्तन के लिए वोट करें, ईमानदारी के लिए वोट करें। जय हिंद, जय पुडुचेरी। ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अकाउंट एक्स पर पोस्ट किए, क्योंकि लगातार जो है वो इस वक्त वोटिंग जो है वो चल रही है और बम्पर वोटिंग आप देखिए पुडुचेरी में हुई है। तो इस बीच ये साफ तौर पर समझ आता है कि जनता अपने मुद्दे लेकर, जनता अपने मतदान करने के लिए अपनी वोट की वैल्यू समझते हुए बूथों पर पहुंची है, जहां पर तमाम तैयारियां उनके लिए भी की गई हैं और अभी तक बम्पर वोटिंग विश्व शर्मा अहंकारी मुख्यमंत्री हैं, केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है, लेकिन पुडुचेरी के भी मुख्यमंत्री वोट डालने के लिए पहुंचे थे। बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर सीएम की तरफ से वोट डाला गया है। अनोखा अंदाज उनका नजर आया है, क्योंकि वो सुबह सुबह तो बाइक पर चढ़कर पहुंचे थे, लेकिन अब आप देखिए वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी बाइक पर पहुंचे, मोटरसाइकिल पर पहुंचकर उन्होंने वोट कास्ट किया है। सादगी का अंदाज उन्होंने सामने रख दिया है। चर्चा का बाजार वहां पर गर्म हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी AINRC की सरकार पुडुचेरी के अंदर चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से गठबंधन लगातार विपक्षी पार्टियों का आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सादगी भरा अंदाज यहाँ पर नजर आ गया है, जिसकी वजह से चर्चा शुरू हो चुकी है। पुडुचेरी के अंदर मुख्यमंत्री ने अपना वोट कास्ट किया, लेकिन अभी भी आप देखिए किस तरह से तस्वीर सामने आ गई है। बाइक पर पहुंचे हैं रंगास्वामी और उसके बाद उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। ये अपने आप में तस्वीर खास मानी जा सकती है, क्योंकि ग्राउंड पर जुड़े रहना सबसे बड़ी बात रहती है, क्योंकि डाउन टू अर्थ जब आप होते हैं तो जनता आपको और पसंद करती है। लेकिन क्या वापस यहाँ पर रिपीट सरकार होगी, क्योंकि गठबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि हम दोबारा से सत्ता में काबिज होंगे, क्योंकि जो दावे हमने किए थे उसे हमने पूरा किया है। लेकिन कागजी धांधली जो हुई है ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है पुडुचेरी के अंदर। उसके बाद भ्रष्टाचार, और फिर ये कहा गया कि जिस तरह से आप देखिए पारदर्शी तरीके से काम नहीं किया गया है, ये भी तमाम बड़े दावे और विरोध जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गठबंधन की विपक्षी जो गठबंधन है उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात कही गई कि राज्य का दर्जा बहाल होगा, बहुत जल्द होगा, लेकिन अगर आप कई सालों से सरकार वहां पर चला रहे हैं तो अभी तक ये काम में क्यों नहीं किया गया, ये भी एक सवाल बन गया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए कि पुडुचेरी में साफ तौर पर नया अंदाज जो है वो सीएम का देखने को मिला, जहाँ पर बाइक पर वो वोट डालने के लिए पहुंचे। और इस वक्त साफ तौर पर आप देख और साथ ही साथ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें इसलिए की जा रही है ताकि जो ध्यान है वो उनकी तरफ रहे जनता का। और ये तमाम चीजें इस वक्त की जा रही है जब लोग मतदान करने जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि वोट डालने के लिए सादगी भरा अंदाज ये चर्चा में आया है उनका, और आम मतदाता की तरह मतदान जो है वहाँ के सीएम करते हुए नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि काफी ज्यादा अगर बात की जाए वहाँ की समीकरण की इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ एक एक घंटे में 10-10% का उछाल जो है वो वोटिंग में देखने को मिल रहा है। और तमाम बड़े चेहरे एक एक करके वहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वोटिंग जो है वो की जा रही है। और नतीजे देखने वाली बात होगी कि 4 मई को आखिरकार क्या कुछ होंगे। और ये असम, केरल और पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो 3 राज्यों में ये चुनाव चल रहे हैं, जहां पर सुबह से अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। तो एक एक करके आपको अपडेट भी दे रहे हैं। और इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि ये वो तस्वीरें हैं जिसकी सादगी भरा अंदाज की अगर बात की जाए सोशल मीडिया पर भी तमाम चर्चाएं हो रही।
यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी तो सवाल दागे गए, लेकिन उस बीच में यहाँ मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की गई थी कि जनता को बढ़ चढ़कर वोट करना चाहिए। लेकिन असम के मुख्यमंत्री कामाख्या मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने दर्शन किए, पत्नी रिनिकी भूया शर्मा के साथ वहां पर वो पहुंचे थे, क्योंकि चुनावों से पहले ही आपने देखा कि किस तरह के हालात बने। अब सुख समृद्धि की कामना कामाख्या मंदिर में पहुंचकर की गई है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर देखी गई। और साथ ही बताते चले कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार इस वक्त असम के अंदर चल रही है, लेकिन अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए माता रानी का आशीर्वाद लिया गया, लेकिन क्या इस बड़ी भीड़ को वोट के बीच में तब्दील कर पाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर घुमाई जाए तो इस वक्त असम के अंदर लोकप्रियता के तौर पर अगर देखा जाए तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका चेहरा माना जाता है, यानी कि बहुत लोकप्रिय चेहरा है। और गौरव गोगोई जिस तरह से चुनावी मैदान में उतारे गए, क्या वो काट कर सकेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त केसी वेणुगोपाल की तरफ से भी बड़ा बयान जारी किया गया है कि अगर कोई अहंकारी मुख्यमंत्री है तो वहां असम के मुख्यमंत्री की बात होती है और हेमंत बिस्वा शर्मा की बात होती है। लेकिन मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, कामाख्या मंदिर के दर्शन किए गए हैं, माता के दर्शन किए गए, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पर रही और भारी तादाद में लोगों से वोट करने की अपील की गई है कि अपने घरों से बाहर निकलिए और बढ़ चढ़कर मतदान का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जो बड़ी बात कही गई थी, दावा पेश किया गया था, उस पर उन्होंने काम किया है। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ये अपनी उपलब्धियों को गिनाया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने रोजगार को आगे लाया है, निवेश को लेकर मैंने काम किया, व्यापार को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है और इसके साथ ही भ्रष्टाचार का जो एक बड़ा दावा पेश किया जा रहा था विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट यहां पर असम की सरकार को मिल रहा है और जितना बजट असम की जनता को दिया जा रहा है वो ग्राउंड तक लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से यानी कि कांग्रेस की तरफ से ये दावा पेश किया गया कि जो बड़े दावे रखे गए थे वो जमीनी सतह पर जीरो साबित हुए, कोई फायदा जनता को नहीं हुआ है। यानी कि घुसपैठियों का बड़ा मुद्दा अभी भी है, बाढ़ का आप देखिए बड़ा मुद्दा अभी भी है और उसके साथ साथ बांग्लादेशी सीमा पर जो फेंसिंग लगाने की बात हो रही थी, सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही थी, वो आज भी जस के तस मुद्दे पड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, उन उपलब्धियों के बीच में क्या कुछ खास है ये देखना होगा, क्योंकि अगर जनता अपना भरोसा दिला देती है तो फिर जाहिर तौर पर सरकार रिपीट होगी। लेकिन साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा कामाख्या मंदिर में पहुंचे हैं, उन्होंने पूजा अर्चना की है और लोगों से बढ़ चढ़कर अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि जब आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे, ज्यादा तादाद में वोट करेंगे, क्योंकि 2.50 करोड़ की जनता है, मतदान वहां पर अगर हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से 1.25 करोड़ पुरुष हैं, 1.25 करोड़ महिलाएं हैं और अगर ये 2.50 करोड़ का आंकड़ा अगर पूरी तरह से पहुंचता है या फिर छुटपुट लोगों की वहां पर मौजूदगी नहीं होती है, तब भी आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ग्राफ को चेंज कर सकती है। लेकिन पत्नी रिनिकी भूया शर्मा के साथ कामाख्या मंदिर में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बढ़ चढ़कर दर्शन भी किए और अपील भी की। असम की बात की जाए, खास तौर पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वहां पर कामाख्या माता मंदिर पहुंचे थे, अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना जो है वो करते हुए नजर आए। लेकिन वोटर्स की भी अगर बात करें तो आपको बता दें कि ये भी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं कि कई ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाला है और कारण ये बताया गया कि जो परेशानियां वो झेल रहे हैं जमीनी हकीकत से लेकर उनकी आवाज उठाने तक, अभी तक 50 का ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो वोटर साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं कि हम अपना वोट नहीं डालेंगे। और इस तरीके की अगर तस्वीरें असम से सामने आती है तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल। ये तो असम, केरल और पुडुचेरी की बात हो गई, लेकिन अब आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल की ओर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने दावा पेश किया है कि इस बार सरकार को बदल दिया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए। आज पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की 3 चुनावी रैलियां हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। असम के अंदर आपने देखा कि अमित शाह पहुंचे थे, प्रधानमंत्री पहुंचे, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कूच पश्चिम बंगाल की तरफ कर लिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अब चुनाव होना है। 3 राज्यों के अंदर चुनाव शुरू हो चुके हैं, 4 मई को रिजल्ट आना है, लेकिन अब यहाँ पर पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल की तरफ है, क्योंकि पिछले चुनावों में 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन क्या इस बार 38%
प्रतिशत के वोट शेयर को आगे बढ़ाते हुए 48% के वोट शेयर तक पहुंचने की जो कोशिश शुरू की गई है उसमें सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, 3 चुनावी रैलियां करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी बचे हुए 2 राज्यों में अगर बात की जाए तो साफ तौर पर आज चुनावी रैली जो है वो 3 जगह पर करेगी। और इस बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज चेहरे हैं जो बतौर उम्मीदवार वहां पर उतरे हैं, उनके पक्ष में वोट के लिए जो है आह्वान करते हुए नजर आएंगे, बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से समीकरण बदलेंगे, क्या कुछ ओवरऑल सिचुएशन रहती है। लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के अंदर पहुंचे हैं। भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है। 3 रैलियां इसके बाद होने वाली हैं, लेकिन इस वक्त भव्य तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री का, जहां पर आप देखिए एक फूल माला के साथ स्वागत किया गया है। बहुत बड़ी फूल माला वहां पर प्रधानमंत्री को पहनाई गई है। और हल्दिया पश्चिम बंगाल से इस वक्त लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर अपने जनाधार को बढ़ाने की भारतीय जनता पार्टी पूरी कवायद तेज कर चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा नारा दे दिया है कि यहाँ पर जंगल राज को खत्म किया जाएगा और सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा टीएमसी को। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से यहाँ ममता बनर्जी की सरकार चल रही है और ये कहा गया कि हर बार यहाँ सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की जाती है और साथ ही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश होती है। लेकिन अब यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, जहां पर आप देखिए उन्हें फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से बालाजी की तस्वीर भी दी गई है। और पश्चिम बंगाल के अंदर का समीकरण क्या कुछ बनेगा, ये तो बात का समय ही बताएगा कि क्या कुछ समीकरण बनते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ताल जिस तरह से ठोक दी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी को जंगल राज जो यहाँ पर किया गया है और टीएमसी की तरफ से उसे फेंक कर बाहर यहां पर किया जाएगा। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनाएगी। लेकिन एक एक करके अब आप देखिए सीटों का जो समीकरण बन रहा है, क्योंकि आपने देखा कि शुभेंदु अधिकारी को किस तरह से ममता बनर्जी के गढ़ में उतारा गया है और वहां से पिछले चुनावों में ममता बनर्जी हारी भी है। लेकिन इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेल दिया है और भवानीपुर सीट से एक बार फिर यहाँ ममता बनर्जी चुनावी मैदान में आ गई है। और ममता बनर्जी ने इसे साफ कह दिया कि वो डरने वाली नहीं है और इस तरह से केंद्र के जो भड़काऊ भाषण है उससे बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।